हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन 22, 23 एंड 24 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 को डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन 22 है वो आपका बात करता है कंटिन्यूइंग ब्रीच और टोर्ट के रिगार्डिंग। अब कंटिन्यूइंग ब्रीच क्या होता है और टोर्ट क्या होता है उसको समझ लेते हैं पहले कि ब्रीच उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा जहाँ पे ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए आपका जो टाइम पीरियड दिया गया था उस टाइम पर वो परफॉर्म नहीं करता है। तो मतलब यहाँ पे वो जब भी परफॉर्म नहीं करेगा उस टाइम पे उसका ब्रीच माना जाएगा। तो जिस दिन भी उसने ब्रीच कर दिया तभी आपका क्या रहेगा, नया टाइम पीरियड आपका स्टार्ट होता जाएगा लिमिटेशन का। इस पे कर दिया तो यहाँ पे भी आपका यही रहेगा कि सेम आपने क्या करना है कि लिमिटेशन पीरियड यहाँ से फ्रेश स्टार्ट होता जाएगा। तो ये तो था आपका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के रिगार्डिंग। दूसरा आपका है टोर्ट के रिगार्डिंग। टोर्ट मतलब यहाँ पे मैं एक न्यूसेंस लेके चल रहा हूँ, तो न्यूसेंस क्रिएट करना एक टोर्ट अपने आप में। तो जहाँ पे ए पर्सन बी को वार्निंग दे के रखा है कि आप किसी भी तरीके का न्यूसेंस आप सोसाइटी के अंदर क्रिएट नहीं करोगे, तो जिस दिन भी बाद में उसने मतलब ये एक प्लॉट लेके चलिए जो कि ए का प्लॉट है जिसके ऊपर बी क्या कर रहा है, बार बार जाके उसके ऊपर कूड़ा डाल के आता है। तो ए ने वहाँ पे बी को वार्निंग दे दी कि आप ये वाला न्यूसेंस क्रिएट बार बार नहीं करोगे। तो जिस टाइम पे भी उसने मना करने के बाद भी यहाँ पे आके उसने क्या करा कि कोई कूड़ा डाल दिया, तो वो यहाँ पे आके डाल दिया तो वो भी। तो जिस दिन भी उसने यहाँ पे वो दोबारा से आपने क्या कर दिया, बार बार आप क्या करते हो, एक टोर्ट कमिट करते जाते हो। तो उस केस की बात है जो कर रहे हैं सेक्शन 22। इसके अंदर मतलब आपकी ये बात कर रहे हैं कि जो सेक्शन 22 है वो आपका नॉट टू बी एप्लीकेबल वेदर द राइट इज़ द कंटिन्यूइंग राइट और नॉट। मतलब यहाँ पे अगर राइट की बात करी जाए तो उसके रिगार्डिंग बात नहीं है कि आपका राइट यहाँ पे कंटिन्यूसली एग्जिस्ट कर रहा है, वो नहीं है। बात हो रही है कि कंटिन्यूसली आपने क्या किया, रॉन्ग कमिट कर रहे हो, तब सेक्शन 22 आपका एप्लीकेबल है जो होगा। ए कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन इज वन अराइज फ्रॉम द रिपीटेशन ऑफ द एक्ट और ओमिशन। मतलब रिपीटेडली यहाँ पे मना करने के बाद फिर से कर रहे हो तो उनसे यहाँ पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता जाएगा। सिमिलर टू दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन एक्शन बोट। अब यहाँ पे आप बार बार ये चीज़ कर रहे हो सेम तरीके की, जिनके ऊपर आप पहले भी एक्शन लिए जा चुके हैं सेम तरीके से, तो उनके ऊपर सेक्शन 22 अप्लाई किया जाएगा। अब मतलब टोर्ट के केस की बात करें तो ट्रेसपासिंग की बात हो रही है। मान के चलते हैं कि ए पर्सन ने बी को बोल दिया कि आप ट्रेसपास है जो कमिट नहीं करोगे, बार बार मेरे घर पे विदाउट माय परमिशन आप नहीं आओगे। ये बी के ऊपर बोला गया है, ए ने बोल दिया। अब बी पर्सन जब भी उसके घर में विदाउट द परमिशन ऑफ ए घुसा जाएगा तभी क्या रहेगा, शूट फाइल करने के लिए उसका नया फ्रेश आपका जो आपका टाइम है, मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन नया स्टार्ट होता जाएगा इसके दौरान ही। तो ये आपकी बात कर रहे हैं एट एवरी मोमेंट, मतलब यहाँ पे हर मोमेंट पे आपका द टाइम ड्यूरिंग विच, उस टाइम के दौरान जहाँ पे आपका ब्रीच किया जा रहा है। मतलब ये लगातार यहाँ पे बैठ के आप कंटिन्यू कर ही रहे हो, तो उसमें से आपका हर मोमेंट पे जब भी वो कंटिन्यूसली ब्रीच करता जा रहा है या फिर आपका टोर्ट कमिट करता जा रहा है तो उस दौरान आपका नया जो आपका लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट होता जाएगा। अगर एक प्रैक्टिकल कोई भी एग्जाम्पल लेके चलें तो ए कोई ऐसा पर्सन है वो बी से ट्यूशन ले रहा है, मतलब बी टीचर है और ए स्टूडेंट है। वो इस बी को बोलता है कि सर मैं जो फीस दूंगा ना वो हर महीने 10,000 के हिसाब से देता जाऊंगा। तो जहाँ पे वो पर्सन वो 10,000 देने से ओमिट कर देगा उस टाइम पे इस बी पर्सन का राइट अराइज होगा आपका, क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो एट द मोमेंट जिस टाइम पे उसने ब्रीच किया और जब तक चलेगा उस टाइम के टाइम पीरियड में कभी भी वो है जो सूट फाइल करने का जो राइट आपका है, मतलब राइट के दौरान आपका जो टाइम पीरियड दिया जाएगा वो उस पूरे टाइम पीरियड में कभी भी मान लो आपका नया टाइम पीरियड स्टार्ट होता जाएगा। ये इसके अंदर बोल रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कंटिन्यूइंग ब्रीच और सक्सेसिव ब्रीच के रिगार्डिंग कि सक्सेसिव ब्रीच क्या चीज़ है। सक्सेसिव ब्रीच के साथ आपका सेक्शन 22 डील नहीं करता हर एक के लिए। मतलब आपकी बात हो रही है कि जब भी कॉज ऑफ एक्शन आया हर एक के लिए, यहाँ पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अलग, ये आपका कॉज ऑफ एक्शन अलग, हर एक के लिए अलग अलग शूट फाइल ही करना पड़ेगा, तो सेक्शन 22 आपका अप्लाई नहीं किया जाएगा। लेकिन सेम कॉज ऑफ एक्शन की बात करता हो कोई भी कि सेम ही आपका कॉज ऑफ एक्शन है, बार बार कमिट करा जा रहा है, बार बार आपका अराइज होता है सेम कॉज ऑफ एक्शन, तो उसके केस में सेक्शन 22 आपका अप्लाई हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 22। अब 23 क्या बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर किसी भी तरीके की स्पेशल इंजरी या फिर स्पेशल डैमेज कमिट होगा तो उसके रिगार्डिंग उसको कंपनसेशन देने के लिए शूट फाइल करना है, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। मतलब शूट फॉर द कंपनसेशन फॉर द एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट द स्पेशल डैमेज। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि शूट फाइल करना चाह रहा है कंपनसेशन के लिए किसी ऐसे एक्ट के लिए जो कि आपका एक्शनेबल नहीं होगा, मतलब उस शूट के ऊपर आपका उस एक्ट के ऊपर आपका शूट फाइल किया नहीं जाएगा, मतलब एक्शन नहीं लिया जा सकेगा जब तक कि वहाँ पे किसी भी तरीके की स्पेशल इंजरी कॉज नहीं होती है। अब बात आ रही है, मतलब मान के चल रहा हूँ कि कोई भी आपने सिलेंडर खरीद लिया, कोई एक
ए पर्सन है जो कि सिलेंडर खरीद के लेके आया है, ये आपका एक सिलेंडर होगा जी, चलो छोटा सा, ठीक है। अब उसके अंदर आपकी क्या करोगे, सिलेंडर खरीद के लेके आओगे तो गवर्नमेंट आपको बोलती है कि एज सुन जब भी आपके घर में वो सिलेंडर फटेगा, फटने पे आपको अप टू 40 लाख तक की कंपनसेशन है जो दी जाती है। अब जब तक कि वो नहीं फटता एक चीज़, और दूसरा उससे कोई स्पेशल डैमेज नहीं होता, तब तक वो 40 लाख आप क्लेम है जो नहीं कर पाओगे। तो इसके रिगार्डिंग आपका सेक्शन 23 है। बोलता है इन केस of a suit for the compensation for an act which does not give rise to a cause of action unless, अब आपका मतलब कि यूँ बात हो रही है कि कंपनसेशन के लिए जो भी आपका कोई भी एक्ट था उसके लिए आपने कोई कंपनसेशन क्लेम करना है, तो वो उस कॉज ऑफ एक्शन को तब तक अराइज नहीं करता जब तक कि वहाँ पे स्पेशल इंजरी है जो कॉज नहीं होती, एक्चुअली रिजल्ट्स देयर फ्रॉम मतलब कि उस एक्ट की वजह से स्पेशली आपकी कोई भी स्पेसिफिक इंजरी है वो एक्चुअली रिजल्ट नहीं देती तब तक की। तो सिलेंडर वाला प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते होते हैं सारी जगह पे कि आपने जो भी सिलेंडर खरीद लिया तो वो यूज़ करने पर ओनली आपकी प्रोबेबिलिटी है कि फट सकता है, तो सेक्शन 23 है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जब फट गया और उससे स्पेसिफिक टाइप की कोई भी इंजरी हो गई, आपका घर फट गया या फिर किसी को कि जान माल की हानि होना बोलते हैं ना कि किसी की डेथ हो रखी है उसकी वजह से, तो उनके ऊपर आपकी तभी से आपका जिस टाइम पे वो चीज़ आपकी इंजरी कोज हुई तभी से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। अब देख लेते हैं दोबारा से इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज। इन केस ऑफ ए शूट फॉर द कंपनसेशन ऑफ फॉर एन एक्ट does not give rise to a cause of action unless such specific injury actually results therefrom. The period of limitation shall be computed from the time when the injury result. जिस टाइम पे आपको रिजल्ट हुई है मतलब इंजरी निकल के आई है उस दिन से क्या होगा, टाइम पीरियड आपका स्टार्ट होगा और आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जो भी टाइम पीरियड मान के चल रहे हैं कि आपको उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए 2 साल का टाइम है जो दिया जा रहा है, तो वो 2 साल का टाइम पीरियड कब स्टार्ट होगा, जिस टाइम आपको स्पेशल इंजरी होगी उस एक्ट की वजह से। तो वो अब अगर इसका प्रिंसिपल देखना चाहें तो क्या बोल रहा है कि वेयर द कॉज ऑफ एक्शन लाइज नॉट इन ए स्पेसिफिक एक्ट और ओमिशन, मतलब आपका जब भी कोई कॉज ऑफ एक्शन है वो लाई नहीं करता है किसी स्पेसिफिक एक्ट या फिर ओमिशन पे, बट स्टैट्यूट रन्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्लेंटिफ सस्टेन्स द लॉस, मतलब जिस टाइम पे आपको लॉस हुआ है उसी टाइम से आपका ये जो स्टैट्यूट मतलब आपका जो भी लॉ बना हुआ है स्टैच्यूट वो आपका क्या रहेगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग बात हो जाइए, ठीक है। उसके बाद आपका है द इफेक्ट विच दिस सेक्शन कॉज इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ द लिमिटेशन इज नॉट टू एक्सटेंड और टू रिस्ट्रिक्ट एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन को आप ना तो रिस्ट्रिक्ट करते हो ना ही उसको एक्सटेंड करा जा रहे हैं, बट टू मॉडिफाई द डेट एंड टाइम फ्रॉम विच द कॉज अराइजेज। ये आपके टाइम पीरियड को ना ही तो यहाँ तक बढ़ा के बोलता और ना ही ये यूँ बोलता है कि यहाँ पे आपकी ये टाइम पीरियड आपका कोई है रिस्ट्रिक्ट होता है कि यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा, ना तो ये बोलता है कि ये यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ना ये बोलता है कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। रेदर ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपने मॉडिफाई कर देनी है डेट को कि जिस दिन आपको स्पेशल इंजरी आएगी उसी दिन से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली सेक्शन 27 applies to the shoots based on the torts and does not apply to the shoots based on the negligence which constitute a breach of contract। आपका एक तरीके से क्या चीज़ हो रही है, मान के चल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ बात, जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि 23 के अंदर आपने सिलेंडर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा, खरीदेंगे तो उसके अंदर ऐसा साइन किया गया कि आप एक तरीके से जानबूझ के उसके ऊपर नेग्लिजेंस करके उसके ऊपर आग नहीं लगाओगे घर के अंदर, वो चीज़ करके आप स्पेशल इंजरी कोज करवा रहे हो तो आपको इसका सहारा नहीं लिया जाएगा। बल्कि क्या बोलते हैं कि नेचुरल तरीके से इसका फट जाना और कोई ऐसा एक्ट हो जाना जिससे वो पार्टी स्पेशल कोई भी इंजरी यहाँ पे सस्टेन करती होगी, तो उस केस के अंदर आपका सेक्शन 23 है जो अप्लाई होगा और उसको स्पेशल इंजरी कंसीडर करेंगे और टाइम पीरियड आपका तभी से स्टार्ट होगा जब वो इंजरी रिजल्ट हुई है। उसके बाद आपका एक सेक्शन 24 है जो कि ईजी सा छोटा सा सेक्शन है। 24 बोलता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ द टाइम मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, मतलब आपने विल तैयार कर दी, एक गिफ्ट का कोई डीड था वो तैयार कर दी, या फिर सेल के लिए कोई भी है, या फिर कोई भी एनी अदर इंस्ट्रूमेंट है आपका। टीपीए के अंदर आपका नॉन टेस्टामेंट्री कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। सेक्शन 49 आईपीसी है उसके तरीके से यहाँ पे इसको पढ़ा जाएगा। क्या बोलता है, ऑल इंस्ट्रूमेंट शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट मतलब लिमिटेशन एक्ट के पर्पज से जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे तैयार करे जाएंगे, बेशक आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के रिगार्डिंग था, किसी भी अदर एक्शन को लेने के लिए आपका जो भी टाइम पीरियड आपने किसी एग्रीमेंट के अंदर लिख लिया तो वो है, शैल बी डिम्ड टू बी
विद रेफरेंस टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर आपका होगा, उसी के बेस पे उसको आपने काउंट करना है, ये सेक्शन 24 बोल रहा है। आईपीसी के अंदर आपका ईयर और मंथ जो काउंट करे जाएंगे, 49 के अंदर वो आपके ब्रिटिश कैलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आईपीसी के अंदर आपका ब्रिटिश है और यहाँ पे आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 22, 23 एंड 24। एक अलग वीडियो के अंदर सेक्शन 25 और 6 मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इजी वे में, तो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी 25 और 6 के रिगार्डिंग वीडियो होगी और अदर एक्ट, वहाँ पे मेरा लिमिटेशन एक्ट जब कंप्लीट होगा तो मैं एविडेंस के बचे हुए चैप्टर और सीआरपीसी और आईपीसी के बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। तो उन सब की वीडियोस पाने के लिए आपको प्रेस करना है बेल आइकन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि कौन से पार्ट में आपको कोई अगर दिक्कत लगती हो तो मेरे को आप पूछ सकते हो कमेंट करके। थैंक यू सो मच।